दोस्तों, आपका स्वागत है 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये आपके हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे कि कैसे यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद फैला और इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये पूरे यूरोप में अलग अलग कंट्रीज में पहुंचा। पहले हम समझते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है। नेशनलिज्म एक वो भावना होती है जो लोगों को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना सिखाती है कि आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की संस्कृति से प्रेम करिए, वहाँ की भाषा से प्रेम करिए, वहाँ के कल्चर से प्रेम करिए। इट इज अ बिलीफ सिस्टम विच इंस्टिल्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ अ नेशन। तो इन सब चीजों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना या राष्ट्र प्रेम को बढ़ाते हैं। जैसे कि नेशनल फ्लैग हो गया, नेशनल एंथम हो गई, नेशनल सॉन्ग हो गए, नेशनल सिंबल्स, हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारे मिलकर के एक ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे कि राष्ट्रवाद की भावना को आगे मजबूती से बढ़ाया जा सके। तो हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर नेशनलिज्म कैसे पनपा, कैसे फैला। दोस्तों, आज के यूरोप का जो हम आज शेप देखते हैं वो शेप ऐसा नहीं था। यूरोप पहले बहुत ही मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स के अंदर बटा हुआ था। यूरोप के बहुत ही छोटे 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 टुकड़े थे। जैसा यूरोप हम आज देखते हैं वैसा यूरोप पहले नहीं था। डिफरेंट रीजन्स इन यूरोप वर रूल्ड बाय वेरियस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स। जैसा कि आपको बता दिया मैंने कि उस समय बहुराष्ट्रीय जो राजतंत्र थे या खानदानी जो राजवंश थे उनके उनके शासन के अंदर ये यूरोप में राजशाही चलती थी। दीज वर मोनार्कीज विच enjoyed एब्सोल्यूट पावर ओवर देयर सब्जेक्ट। और ये सारे राजा जो थे ये अपनी निरंकुश ताकतों का प्रयोग करते थे। निरंकुश ताकत यानी कि आप राजा के खिलाफ कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई राजा का विरोध नहीं कर सकता। राजा जो चाहेगा उसकी आज्ञा सर्वोपरि होगी। अगर राजा के विरोध में आपने कुछ किया या कुछ कहा तो सीधा उठा करके राजा आपको सजा दे सकता था और राजा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं था। एक हिसाब से राजा भगवान के बराबर था। तो द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट बिगिंस इन 1789 विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये राष्ट्रीय राज्य बनने की जो प्रक्रिया थी ये फ्रांस के 1789 की क्रांति के बाद में शुरू हुई। और ये एकदम से नहीं हो गई, इसको भी बढ़ने में लगभग 100 सालों का टाइम लगा। तो हम देखते हैं कि फ्रांस की क्रांति ने किस प्रकार नेशनलिज्म की भावना को बल दिया। तो पहला पहला जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में फ्रांस में, उसमें फ्रांस की पूरी राजनीतिक और संवैधानिक स्थिति को बदल करके रख दिया। फ्रांस के जो राजा थे लुई 16, उनकी जो निरंकुश शक्ति जो थी वो अब जनता ने अपने हाथों में ले ली। या यूं कह सकते हैं जनता ने एक समानांतर सरकार बना ली और राजा की शक्तियों को काफी कुछ हद तक कंट्रोल कर दिया। दूसरा पॉइंट आता है आपके सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। अब इसके अंदर जो क्रांतिकारी लोग जो थे उन्होंने जनता के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना को जागृत करने के लिए कुछ कदम उठाए। उसके बारे में अपन देखते हैं कि द आइडिया ऑफ ला पेत्रे यानी फादरलैंड एंड द ले सिटीजन, द सिटीजन, इसके ऊपर जोर दिया गया। यानी आप अपने देश से प्रेम कीजिए, आप उसके नागरिक हैं तो अपने देश से आप प्रेम कीजिए। अपने यहाँ पर मातृभूमि बोलते हैं तो वहां पर पितृभूमि यानी फादरलैंड, कंफ्यूज नहीं होना। मातृभूमि मदरलैंड, फादरलैंड यानी पितृभूमि, सिटीजन्स यानी नागरिक। दूसरा आता है आपके अ न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर लॉयल रॉयल स्टैंडर्ड। कि प्राचीन जो राजतंत्र का जो झंडा था उसके बदल करके अब एक फ्रांस का नया तिरंगा झंडा यूज किया गया। अपने यहाँ पर भी तिरंगा है, उनके भी तिरंगा है। द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। राजा के इस टाइम पे जो स्टेट जनरल जो थी जिसमें तीनों स्टेट के लोग भाग लेते थे उसको बदल करके या लोगों ने एक समानांतर सरकार बना दी जिसे नेशनल असेंबली कहा गया। और इस नेशनल असेंबली का चुनाव एक्टिव सिटीजन्स मिलके करते थे। इन द नेम ऑफ नेशन न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड एंड ऑथ्स वर टेकन। राष्ट्र के नाम पर स्तुतियां लिखी गई, भजन लिखे गए और शपथ ली गई और शहीदों को स्मरण किया गया। A centralized administrative system was created which formulated uniform laws for
ऑल सिटीजन्स और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई, जिसमें पूरे नागरिकों के लिए एक समान कानून की व्यवस्था जिसमें की गई थी। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज वर एबोलिश्ड, जो आंतरिक जो कर व्यवस्था थी उसको हटा दिया गया और पूरे देश में एक ही जैसा वजन और माप की इकाइयों को एडॉप्ट किया गया। फ्रांस की जो भाषा थी यानी फ्रेंच लैंग्वेज जो थी उसको एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में उसे स्थापित किया गया। तो इस प्रकार द रेवोल्यूशन आल्सो डिक्लेयर्ड दैट it was the mission and destiny of French people to help other regions of Europe in becoming nations। तो जो क्रांतिकारी लोग जो थे फ्रांस के, उन्होंने ये भी माना कि पूरे यूरोप के अंदर जो परिवर्तन लाना है ये फ्रांस के लोगों का दायित्व है, उनका कर्तव्य है। यानी अब जो हम परिवर्तन फ्रांस में लाए हैं यही परिवर्तन हमको पूरे यूरोप के अंदर लेकर के आना है। तो इसी प्रकार फ्रांस से लेकर के ये रिवोल्यूशन जो था ये यूरोप के अलग अलग पार्ट्स में फैला। कैसे फैला आगे देखेंगे। तो फ्रांस की क्रांति का यूरोप के अन्य भागों में या अन्य भागों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा उसको हम देखते हैं। When the news of the events in France reached the different cities of Europe, जब फ्रांस में जो क्रांति हुई या फ्रांस में जो परिवर्तन हुआ इसके समाचार यूरोप के अन्य भागों में पहुंचने लगे और इसका नतीजा क्या निकला कि स्टूडेंट्स एंड द अदर पीपल फ्रॉम एजुकेटेड मिडिल क्लास स्टार्टेड सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। जो विद्यार्थी जो थे और उसके साथ में जो पढ़ा लिखा संभ्रांत वर्ग जो था इन्होंने मिलकर के जैकोबिन क्लब्स की स्थापना की। जैकोबिन क्लब्स क्या होते हैं? जैकोबिन क्लब्स एक छोटे छोटे लोगों का मतलब छोटे छोटे समूह होते हैं लोगों के, यहाँ पर बैठ करके वो पूरे विश्व की राजनीतिक चर्चा करते हैं। जैसे हम चाय की दुकानों पर या चौपालों पर देश के हालातों पर चर्चा करते हैं, ऐसे ही पढ़े लिखे जो लोग थे, स्टूडेंट्स जो थे और मिडिल क्लास के लोग जो थे वो ऐसी चर्चाएं करने लगे। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies। तो उनके जो ये क्रियाकलाप जो थे जैकोबिन क्लब्स के, उन सभी ने मिलकर के फ्रांस की जो सेना थी उनका अपने देश में आने का रास्ता तैयार कर दिया। यानी कि वे लोग ये मानते थे कि काश फ्रांस की आर्मी हमारे यहाँ पर आए और हमारे यहाँ पर भी व्यवस्था को बदले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने राजाओं से परेशान थे, पीड़ित थे। तो वो सोच रहे थे कि जैसा फ्रांस की आर्मी ने अपने यहाँ पर किया है, मतलब फ्रांस में किया है, वैसा वो हमारे यहाँ पर भी बदलाव ले आवे। तो द फ्रेंच आर्मीज मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ इटली इन 1790। तो फ्रांस की जो सेना थी उसको निमंत्रण मिला और वो निमंत्रण स्वीकार करते हुए हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के हिस्सों में 1790 में पहुंचे। तो इस प्रकार द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म स्टार्टेड कैरिंग द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म टू अब्रॉड। तो इस प्रकार जो राष्ट्रवाद की जो भावना थी, विचार जो था, वो फ्रांस से निकल करके अब पूरे यूरोप में फैलने लगा और उसको फैलाने का काम फ्रांस की सेना ने किया था। इसी के साथ अपने इस हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का पहला एपिसोड कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं हम इसी चैप्टर के अगले एपिसोड में।